अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा मैटर फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने आपको वेव्स का इंट्रोडक्शन दिया था। वेव की आपको दो बड़ी टाइप्स भी मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। उसके बाद फिर हमने वेव की दो टाइप्स और पढ़ी थी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और फिर हमने वेव्स की प्रोडक्शन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया था। आज का लेक्चर हमारा वेव्स ही के प्रॉपर्टीज से और वेव्स ही की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आज हमें पढ़ना है वेव्स के एम्पलीट्यूड के बारे में, क्रेस्ट ट्रफ क्या होते हैं, कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 बड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन क्या होती है। उसके बाद वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव स्पीड है और वेव फ्रंट है। और फाइनली हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस लेक्चर के होने के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, आपका ये मैटर फिजिक्स का एक तरीके से आप कह लें, तो उसका जो पहला वाला पार्ट है यानी वेव वाला पार्ट वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्ट इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। तो चैप्टर को के जो हमें अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, एम्पलीट्यूड के बारे में। देखो बेटा, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ने के लिए पहले मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव बनाता हूँ। ट्रांसवर्स वेव अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बनाई थी, अभी भी बना लेते हैं। क्या होती थी ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव बेटा उन वेव्स को कहा जाता था जिनमें जो वेव के पार्टिकल्स होते थे वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते थे। ऐसे ही है ना? तो आओ बनाते हैं इसको जरा। पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव्स। वेव ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो वाई एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वेव के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे क्या है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे चंद चीजों के बारे में पूछूं, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर ये वेव पैदा होना बंद हो जाए तो आपको क्या दिखेगा, इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी ली थी रोप वाली। तो मैंने कहा था रोप को अगर आप इस तरह से व्रिल करते हैं तो आपको इसी तरह से वेव का मोशन मिलेगा। तो अगर मैं रोप को इस तरह से व्रिल करना, इस तरह से हिलाना बंद कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे एक डेड लाइन मिलेगी, ये वाली पोजीशन। इस वाली पोजीशन को बेटा कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको, रेस्ट भी कहते हैं, और इसका एक नाम और भी है, इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है। तो जब आप ये देखते हैं तो अब आपने करना क्या है, पहली चीज तो ये कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम्हारी वेव कितना मैक्सिमम ऊपर जा रही है, कितना मैक्सिमम ऊपर जा रही है ना, या कितना मैक्सिमम नीचे जा रही है। तो ये इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। यहां पर पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, और यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो हम एम्पलीट्यूड को इस तरह डिफाइन करते हैं कि वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, इससे वेव मैक्सिमम कितना ऊपर गई, ये इसका एम्पलीट्यूड है। पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। अब एक चीज तो हो गई हमारी, लगे हाथों मैं आपको क्रेस्ट और ट्रफ भी बताता चलूं, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक ही कौन सी वेव के साथ है, ट्रांसवर्स वेव के साथ है। क्रेस्ट कहते हैं ट्रांसवर्स वेव में उस मैक्सिमम पॉइंट को जो कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे पाया जाता है, और ट्रफ बेटा कहते हैं उस मिनिमम पॉइंट को जो नेगेटिव वाले एम्पलीट्यूड पे पाया जाता है। तो क्रेस्ट और ट्रफ जो है ये बेसिकली पॉइंट्स हैं, ये भी क्रेस्ट है, ये भी ट्रफ है। यहां पर ये क्या था, ट्रफ था, यहां पर ये क्या था, क्रेस्ट था। तो क्रेस्ट इज द मैक्सिमम, इज द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम और पॉजिटिव। या ये कह लो कि क्रेस्ट जो है वो वेव का अपर पोर्शन या पॉजिटिव वाला पोर्शन कहलाता है, जबकि ट्रफ जो है वो वेव का नेगेटिव वाला या फिर लोअर वाला पार्ट कहलाता है। लेकिन वेव कौन सी होगी बेटा, ट्रांसवर्स वेव होगी। ये कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होते। तो सवाल ये पैदा हुआ कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव पर फिर कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ऊपर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वो हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। उसके लिए मैं पहले यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डायग्राम बना देता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव,
देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी। मैंने कहा था कि तुम लोग एक काम ये करो, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग के साथ एक मास बांध दो और मास को खींच के दूर ले जाओ, फिर छोड़ दो, तो कभी स्प्रिंग करीब आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी स्प्रिंग आएगा, कभी दूर जाएगा, इस तरह वाइब्रेट करता रहेगा, आखिर में रुक जाएगा, है ना। तो मैं उसी तरह की डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, कभी करीब कभी दूर, कभी करीब कभी दूर। तो बेटा ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, और इसमें ये वो जगह है जहां पर पार्टिकल मीडियम के एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इस मुकाम को कहा जाता है कंप्रेशंस, जहां पर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए। और ये वाला जो मुकाम होता है, इस मुकाम को कहा जाता है रेयरफेक्शंस, जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से मैक्सिमम दूर हों। पर यह कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पर अप्लाई होता है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होते हैं। अब अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बताता चलूं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वेवलेंथ का। हालांकि वो मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन चूंकि डायग्राम अभी बेटा बनी हुई है ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसी डायग्राम का फायदा उठाकर आपको वेवलेंथ के बारे में कम से कम बता दूं। वैसे वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ बेसिकली एक वेव की लंबाई को आ जाएगा। एक वेव कितनी लंबी है ये वेवलेंथ कहलाएगी। लेकिन वेवलेंथ की डेफिनेशन बेटा ट्रांसवर्स वेव में अलग है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अलग है। तो सवाल ये पैदा हुआ, क्या है डेफिनेशन? आए देख लें। जब आप ट्रांसवर्स वेव की बात करो ना, तो वेवलेंथ उस डिस्टेंस को कहा जाता है जो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान हो, ये वेवलेंथ कहलाती है। दो लगातार क्रेस्ट, क्योंकि क्रेस्ट यहां भी है बेटा, यहां भी है ना, तो लगातार बोलना जरूरी है। या दो लगातार ट्रफ, इनके दरमियान जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सही है। या अगर तुम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बेटा बात करोगे ना, तो क्या कहोगे? दो लगातार, ये मैं मिटा देता हूं जरा, दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफेक्शंस के दरमियान का जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। याद रखिए वेवलेंथ को ग्रीक लेटर है लेम्डा, इससे शो किया जाता है। सही है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लेम्डा बनाया है, यहां मैंने पूरा वेवलेंथ लिख दिया था। तो ये बेटा मैं ना क्लियर कर चुका हूं कि एक वेव की लंबाई वेवलेंथ कहलाती है, और ट्रांसवर्स वेव में एक वेवलेंथ दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान फासले को कहते हैं, या फिर दो लगातार कंप्रेशन और दो लगातार रेयरफेक्शन के दरमियान फासला भी वेवलेंथ लेम्डा कहलाता है। यहां तो बात क्लियर हो गई ना। तो हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव पे मूव कर रहे हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादातर आपको पता ही है। कुछ चीजें बहरहाल आपके लिए शायद नहीं हो, बल्कि होंगी नहीं होंगी। तो पहली चीज तो वेव की एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन, टकराकर वापसी आना, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या चीज है? देखिए सामने एक दीवार है, वॉल है, तो आपकी और स्विमिंग पूल की वॉल है फर्ज करो, तो पानी की लहरें जाएंगी, दीवार से टकराएंगी, टकराकर वापसी आ जाएंगी। या वॉल छोड़ो, मिरर ले लो, तो लाइट की वेव जाकर टकराएगी, टकराकर इस तरह से वापसी आ जाएगी। तो ये जो बाउंसिंग बैक है, क्या चीज? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री ऑफ सम अदर मीडियम, किसी बाउंड्री से टकराकर वेव का वापसी आ जाना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन तकरीबन क्या, रिफ्लेक्शन तमाम वेव्स की प्रॉपर्टी है, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडिनल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सभी रिफ्लेक्शन करती हैं, बाउंड्रियों पे टकराती हैं, टकराकर वापसी आ जाती हैं। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। लेकिन बेटा याद रखना, रिफ्लेक्शन के अंदर ना मीडियम चेंज नहीं होता,
मतलब हवा में चलती हुई लाइट गई, शीशे पे गिलास पे टकराई, टकराकर वापसी आ गई, तो हवा में थी, टकराने के बाद भी हवा में है, मीडियम चेंज नहीं हुआ। पानी की वेव पानी में पैदा हुई, जाके स्विमिंग पूल की दीवार से टकराई, टकराने के बाद पानी में ही वापसी आई, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं इस बात पर क्योंकि रिफ्रैक्शन जिसके बाद का पॉइंट है उसमें मीडियम चेंज होता है। आए हम इसको देख लें। रिफ्रैक्शन, तो जनाब रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं, और इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा कभी ना एक काम करना, बल्कि इस लेक्चर के बाद ही कोशिश कर लेना, एक गिलास ले लो, उसमें ना एक सिक्का डाल दो, पानी नहीं भरना भी, शीशे का गिलास लो और में ना सिक्का डालो। सिक्का डालने के बाद उसको देखो ऊपर से, तो तुम्हें गिलास के बेस पर सिक्का पड़ा हुआ मिलेगा। अब तुम इस गिलास के अंदर ना पानी भर दो और फिर ऊपर से देखो, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट करा भी हो, तो आपको जो सिक्का है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। इसकी वजह रिफ्रैक्शन है। या इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैंने चश्मा पहना हुआ है, मैं चश्मा उतार देता हूँ, मुझे अब क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट की जो वेव्स हैं वो मेरे रेटिना पर यानी आँख के पर्दे पे प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही। अब जब मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो ये जो चश्मा है मेरा, ये जो लेंस है मेरे चश्मे का, ये लाइट की वेव्स को बेंड करके मेरे रेटिना के ऊपर पहुंचा रहा है, मोड़ कर, बेंड करके। रोशनी का या किसी भी लाइट का बेंड हो जाना, कब बेंड हो जाना? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में बेटा मैंने क्या बोला था कि जो वेव जा रही होती है, जो वेव जाती है ना उसको इंसिडेंट वेव कहते हैं, और जो टकरा कर वापसी आती है उसको रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। इंसिडेंट वेव, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड वेव। लेकिन अभी तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो लाइट या कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और मीडियम चेंज होने का मतलब डेंसिटी में चेंज होना है, किस चीज़ में चेंज होना है? डेंसिटी चेंज हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि जो वेव्स हैं वो अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाती हैं? बेंड कर जाती हैं। ऐसा आपने पानी के अंदर भी देखा होगा कि पानी बहता हुआ जा रहा है, आप उसके पानी में नीचे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह रख दें या कुछ इस तरीके का कोई सेटअप बनाएं, तो वो जो पानी की लहरें होती हैं वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती हैं? चेंज कर देती हैं। ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, या लाइट वेव जब हवा से दाखिल हुई गिलास में तो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है मीडियम चेंज होने की वजह से, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में वेव जाती है, बाउंड्री पे टकराती है दूसरे मीडियम के, लेकिन वापसी अपने मीडियम में आ जाती है। रिफ्रैक्शन में लाइट या कोई भी वेव एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए जाती है, दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे से फिर टकराने के बाद उसके मीडियम में दाखिल हो जाती है और अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो, ये फर्ज करो तुम्हारे पास एयर है और ये बेटा तुम्हारे पास में गिलास का टुकड़ा है, गिलास की प्लेट है। जैसे हमारे पास वो गिलास था, तो लाइट जब एयर से ट्रेवल करती हुई आई, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था कि ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अब जब ये गिलास में दाखिल होगी, क्योंकि गिलास बेटा आपको पता है ना ट्रांसपेरेंट है, ये ओपैक तो है नहीं कि रोशनी को टकरा कर वापसी भेज दे मिरर की तरह, तो गिलास है, ये मिरर नहीं है। तो रोशनी इसमें जब दाखिल होगी तो अपनी डायरेक्शन से बेंड हो जाएगी। ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी क्या थी? ये थी ना। अब देखो ये अपनी डायरेक्शन से बेंड हो गई है, तो ये जो बेंडिंग कहलाती है, चाहे लाइट की हो या किसी और वेव की हो, बेंडिंग ऑफ वेव। लेकिन कब बेंड होना? जब मीडियम तब्दील हो जाए, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। याद रहेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन में भी लाइट या कोई भी वेव बेंड होती है, लेकिन मीडियम तब्दील हुए हुए बेंड हो जाती है। देखो दोबारा से बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम तब्दील नहीं हुआ था, वेव गई, टकराई, वापसी आ गई, जिस मीडियम में थी उसी में रही। एयर में थी, एयर में रही। रिफ्रैक्शन के अंदर जो भी लाइट थी या कोई भी वेव थी, उसका मीडियम चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में फर्क आ गया और वो बेंड हो गई।
अब बात हो रही है डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन एक बहुत ही अजीब सा फिनोमिना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ, अगर दीवार के उस पार कोई और बंदा खड़ा हुआ हो तो उसको मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना, क्योंकि साउंड बेंड होकर उसके यहाँ पहुँच जाएगी। या इसी तरह मैं यहाँ पर लाइट जलाऊँ तो लाइट या जो रोशनी है वो दीवारों के किनारों से बेंड होती हुई दूसरी तरफ भी चली जाती है, थोड़ी बहुत फैल जाती है। इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन में लाइट अपने रास्ते से बेंड हो जाती है लेकिन मीडियम तब्दील नहीं होता। तो सवाल ये पैदा हुआ फिर बेंड क्यों हो रही है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी वेव जब ऑब्स्टेकल्स के करीब से गुजरते हुए, रुकावटों के करीब से गुजरते हुए, जैसे दरवाजे की झिर्रियाँ हैं उनके करीब से गुजरते हुए बेंड हो जाती है, ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन कहलाता है। मीडियम तब्दील नहीं हो रहा, मीडियम वही है। रोशनी ट्रैवल करती हुई आई, दरवाजे की झिर्री में से पास हुई और पास होने के बाद बेंड हो गई। तो पहले भी तो हवा में थी, बाद में भी हवा में है, मीडियम तब्दील नहीं हो रहा। लेकिन रास्ते में उसके एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो ऑब्स्टेकल यानी रुकावट के गिर जो बेंड होना है रोशनी का या किसी भी वेव का, साउंड की वेव या जो सी भी वेव हो, रुकावटों के गिर जो बेंड होना होता है, रुकावटों के गिर बेंड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड हो जाना, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन में भी बेंड होती है वेव, डिफ्रैक्शन में भी बेंड होती है। रिफ्रैक्शन में जो बेंड होती है वो मीडियम की तब्दीली की वजह से होती है, और डिफ्रैक्शन में जो बेंड होती है वो मीडियम की तब्दीली नहीं बल्कि रास्ते में मौजूद एक रुकावट के करीब से गुजरने की वजह से बेंड हो जाती है। रुकावट से टकरा नहीं रही, टकरा कर मुड़ जाना ये तो रिफ्लेक्शन होगा, टकरा कर बाउंस बैक हो जाना। रुकावट के करीब से गुजरते हुए बेंड हो जाना, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक बात और बताने का दिल चाह रहा है, बता ही देता हूँ। जब भी कोई वेव ना, खुसूसन लाइट, ऐसी रुकावट के करीब से गुजरे जिस रुकावट की अपनी डायमेंशन यानी उसकी मोटाई रोशनी के वेवलेंथ के जितनी हो, बिल्कुल बराबर भी नहीं तो करीब करीब हो, यानी रोशनी की वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में है, मिसाल के तौर पर रोशनी की वेवलेंथ 400 से लेकर तकरीबन 700 नैनोमीटर के दरमियान में होती है, तो कोई रुकावट अगर ऐसी बीच में आ गई जो कि खुद भी हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर में होगी ना, तो रोशनी ऐसी रुकावट के करीब से गुजरते हुए बेंड हो जाती है जो रुकावट की डायमेंशन यानी उसकी मोटाई और रोशनी की वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है अभी पीछे बता दिया मैंने, मैच कर जाए। तो वेवलेंथ का मैच हो जाना ऑब्स्टेकल की डायमेंशन के साथ ये डिफ्रैक्शन करवा देता है, समझ गए ना। और किसी ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापसी आ जाना ये रिफ्लेक्शन करवा देता है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड हो जाना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। कितना जबरदस्त हो गया। तो तीनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो गई। अब हम मूव करेंगे कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज पर। इसमें पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास टाइम पीरियड है और बहुत ही आसान है। फिजिक्स में या वेव्स के केस में टाइम पीरियड, जिसको हम लोग कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो टाइम होता है जिसमें वेव एक साइकिल मुकम्मल करती है। टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल ऑफ अ वेव कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता है। मिसाल मैं देता हूं, फर्ज करो एक ट्रांसवर्स वेव थी, ये बेटा इसका एक साइकिल मुकम्मल हो गया ना। अब फर्ज करो एक साइकिल मुकम्मल होने में, एक साइकिल का मतलब एक वेवलेंथ होती है लैम्डा, तो एक साइकिल को मुकम्मल करने में फर्ज करो इसको टाइम लगा 0.5 सेकेंड का, ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। कितना आसान है। एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो वेव टाइम लेती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सही है, बहुत आसान। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आओ वो भी देख लो। टाइम पीरियड का उलट होती है फ्रीक्वेंसी। ये बता रहा है कि कितने टाइम में एक वेव मुकम्मल हुई, और फ्रीक्वेंसी ये बताती है एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हुई। नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव मुकम्मल हो जाती हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उलट हैं, क्योंकि ये बता रहा है एक वेव के लिए कितना टाइम चाहिए, और ये क्या बता रहा है एक सेकंड में कितनी वेव है। ये बता रहा है कि एक वेव को कितना सेकंड चाहिए, और ये बता रहा है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उलट हैं। फ्रीक्वेंसी को बेटा एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, उसके नाम से जाना जाता है, या फिर इसको CPS भी लिखते हैं। CPS का मतलब है साइकिल्स
पर सेकेंड। सही है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह से एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका क्या मतलब है कि हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई करी जा रही है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल मुकम्मल कर रही है। 1 सेकंड में इस तरह से 50 साइकिल मुकम्मल कर रही है। समझ गए ना फ्रीक्वेंसी का भी मामला। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पीरियड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गई, अब रह गई वेव स्पीड। भाई वेव स्पीड भी बड़ी सिंपल सी चीज है। कैसे डिफाइन करेंगे भाई वेव स्पीड को? वेव 1 सेकंड में कितना फासला कवर करती है, ये इसकी वेव स्पीड कहलाती है। यही लिख देता हूं बल्कि, डिस्टेंस कवर्ड बाई आ वेव इन आ सेकेंड, इसीलिए मीटर पर सेकंड में भी नापती है और उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल वी से। लास्ट इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास है वेव फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है वेव फ्रंट। समझाते हैं इसको, आपको गौर से देखिएगा। 3-4 में यहां पर ट्रांसफर वेव बना रहा हूं। 1 2 3 4 ट्रांसफर वेव बनाई। ट्रांसफर वेव बेटा क्या होती है? जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है ना, यही बात बताई थी। अब तुम्हें काम ये करो, क्रेस्ट वाले पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं। ये सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट हैं, पर क्रेस्ट वाले पॉइंट तो ये भी हैं, लेकिन ये इनसे आगे हैं, इनका फेज मुख्तलिफ है। अब मैंने टर्म यूज कर ली फेज। फेज कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में भी मैं फेज के नहीं जा रहा। अभी आप लोग मैट्रिक क्लास के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर वगैरह में जाएंगे तो फेज के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना समझ लें कि फेज ये बताता है कि चीजें साथ साथ चल रही हैं या अलग अलग है। अगर आपका फेज 60 डिग्री है, मेरा फेज भी 60 डिग्री है, इट मीन हम दोनों साथ होंगे। अगर आपका फेज 0 डिग्री है, मेरा 180 डिग्री है, तो हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 0 डिग्री इधर जा रहा होगा, 180 डिग्री उधर जा रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी क्रेस्ट हैं इन सबका फेज सेम है ना, क्योंकि सारे एक साथ हैं। और इन लोगों का फेज आपस में तो सेम है लेकिन इनसे मुख्तलिफ है ना। तो ये हमने जो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और एक इमेजिनरी लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। बेटा ये जो दोनों मैंने इमेजिनरी लाइनें ड्रॉ करी हैं, दोनों वेव फ्रंट्स हैं। क्या है? दोनों वेव फ्रंट्स हैं। तो वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइन होती है या इमेजिनरी सरफेस होती है जो किनको मिलाती है? उन तमाम पॉइंट्स को मिलाती है वेव पर जिनका फेस क्या होता है? सेम होता है। इन सब क्रेस्ट का फेस सेम है, इन सब क्रेस्ट का फेस सेम है। तो ये अलग वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है। इसी तरह ये सारे ट्रफ्स का फेस सेम है ना, इनको मिला लो आप। तो जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो एक नई वेव फ्रंट खड़ी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। तो सेम फेस का क्या मतलब है? सेम जगह पे खड़े हुए होंगे। कौमी तराना जब आप लोग पढ़ते हैं तो सेम फेस के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा पढ़ा हो पाक सर जमीन शादबाद, दूसरा पढ़ा हो किश्वर यासीन शादबाद, सब एक फेज में होकर पढ़ते हैं। तो सेम फेस पर मौजूद पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजिनरी सरफेस का नाम है वेव फ्रंट। और बेटा याद रखो वेव फ्रंट 2 तरीके की होती है, एक होती है सर्कुलर और एक होती है प्लेनर। एग्जाम्पल दूं मैं आपको? दे देते। पानी में पत्थर मारा, तो जब पानी में पत्थर मारोगे ना तो पहले सर्कुलर वेव फ्रंट्स पैदा होंगी, सर्कुलर लहरें। लेकिन जब बहुत दूर चली जाती हैं तो ये लहरें स्ट्रेट हो जाती हैं। तो शुरू में सोर्स के करीब, ये सोर्स था, सोर्स क्या था कि आपने तालाब में पत्थर मारा था, सोर्स के करीब ये क्या है? स्फेरिकल या फिर सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। और जब सोर्स से बहुत दूर चली गई ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स हो गई। और जब सोर्स से बहुत दूर चली गई तो वहां जाकर क्या हो गई? ये हो गई प्लेनर वेव फ्रंट्स।
तो दो दो तरह की हमारे पास वेव फ्रंट्स होती हैं, सर्कुलर और प्लेनर। साहिल समुंदर पर जो पानी की लहरें आगे टकराती हैं वो प्लेनर वेव फ्रंट्स होती हैं, एकदम स्ट्रेट होती हैं। लेकिन जहाँ वो पैदा हुई होती हैं वहाँ पर एक सर्कुलर वेव फ्रंट से ही वो जनरेट होती हैं। लेकिन जब बहुत दूर आ जाती हैं अपने मरकज़ के तो फिर प्लेन कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये भी चीज़ खत्म हो गई, क्लियर हो गई। लास्ट ऑब्जेक्टिव से हमारा रह गया एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग को यूज़ करनी है। इसको मैं जल्दी से करा देता हूँ, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। मैटर की फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल है एज कम्पेयर टू 9th क्लास के फिजिक्स के, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी अल्लाह पाक करेगा। डेरिवेशन हमने करनी है, डेराइव v इक्वल टू एफ लेमडा। इसमें v जो है बेटा वो वेव की स्पीड है। तो नॉर्मली वी हैव स्पीड गिवन बाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू मेरे ख्याल है ऐसा क्वांटिटी होता है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो अगर स्पीड चाहिए। अब ये बताओ कि टाइम पीरियड याद है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होता था टाइम पीरियड? टाइम पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिसमें वेव अपना एक साइकिल, एक चक्कर या एक वेवलेंथ मुकम्मल कर लेती है, सही है? या कह लो एक वेव के जितना फासला कवर कर लेती है। तो मैंने यहां लिखा इन वन टाइम पीरियड अ वेव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। तो अगर डी किया कैपिटल डी के लिए टाइम पीरियड रखें तो एस किएगा लेमडा आ जाएगा। सो वी बराबर हो गया लेमडा अपॉन टाइम के। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आया था ना? तो लेमडा इनटू, इसको पहले अलग करके लिख रहा हूं 1 अपॉन टी। अब बताओ मैं क्या करूंगा, इस 1 अपॉन टी की जगह मैं एफ लिख सकता हूं, लेमडा इंटू एफ, और तमीज से जब लिखा जाता है तो एफ लेमडा लिख लेते हैं। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला है वेव की स्पीड का। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में वेव की स्पीड कैलकुलेट करने कहेगा तो आपने हमेशा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस कंक्लूड्स अवर टुडेज लेक्चर। हमारे तमाम टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके आगे मजीद काम करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।